नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेरी वार्म वेलकम टू एवरीवन। आपका स्वागत है पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में। एक नए मेहमान का स्वागत करते हैं और बात कर रहे हैं इस बार जिस मेहमान से खूबसूरत चेहरा, खूबसूरत स्माइल के साथ लाखों बच्चों को अभी तक एजुकेशन दी अपने क्षेत्र में, वो सब काम कर दिखाया है जो उनके माता पिता के लिए बहुत ही प्राउड फील कराता है। आज हमारे साथ खास मेहमान के रूप में हमारे साथ है रश्मि सोनी मैम और उनका स्वागत करते हैं हम अपने नए एपिसोड में, पॉडकास्ट में। मैम आपका स्वागत है हंगामा टाइम्स के पॉडकास्ट में। रश्मि सोनी मैम का मुझे लगता है बहुत समय से इंतज़ार था। हमने दर्शकों को भी पहले बताया कि हमारे साथ कुछ खास मेहमान जोड़ेंगे। इनकी लिस्ट में दूसरे नंबर पर थी, लेकिन आज बाद में है क्योंकि बिज़ी रहती हूँ। मैं इनसे कहती हूँ आप जितना बिज़ी हो ना, मुझे उतना ही मिलता है मसाला आपके लिए बताने के लिए। तो मैम आपका स्वागत है हंगामा टाइम्स में। और कैसा लग रहा है आज हमसे मिलकर? मैं क्या बताऊं एकता जी, मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है आपके सेटअप में आके, आपके ऑफिस में आके, आपसे पर्सनली इतने दिनों के बाद मिलके। लेकिन उससे पहले मैं माफ़ी भी चाहूँगी, आप बहुत दिन से मिलना चाह रही थी, लेकिन हाँ हकीकत ये है कि कुछ पर्सनल और कुछ प्रोफेशनल इश्यूज़ की वजह से हम समय नहीं निकाल पा रहे थे। लेकिन आज मैंने संकल्प ले लिया था और संकल्प में ही शक्ति है कि आज तो जाना ही जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। हम पलके बिछाए इंतज़ार कर रहे थे, आज उन पलकों पर चल के हमारे मेहमान आ गए। अब लाइव भी हमें कुछ लोग देख रहे हैं, उनका बहुत स्वागत है हंगामा टाइम्स के पॉडकास्ट में। तो बात करते हैं रश्मि मैम की। अच्छा, रश्मि मैम के अचीवमेंट इतना है कि मुझे लगता है जो मेरा आधे घंटे का एपिसोड होगा वो भी कम पड़ जाएगा। लेकिन हम बात करें रश्मि सोनी की, नहीं आज रश्मि की बात करें जो अपनी माँ की लाडली बेटी है, बहनों की बहुत प्यारी सी बहन है, बड़ी बहन के रूप में किस तरह से रहा, कैसे जीवन जिया, पढ़ाई लिखाई से लेके रश्मि का बीता हुआ बचपन। मैम जन्म कहाँ हुआ आपका? एकता जी, मैं यहीं लखनऊ में ही बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ और मेरा जन्म लखनऊ में ही अपने माता पिता के पास हुआ। एजुकेशन मैम लखनऊ में कि बाहर? नहीं, सारी एजुकेशन मेरी लखनऊ की ही है और मेरा स्कूलिंग जो है वो लोरेटो कॉन्वेंट स्कूल से हुआ है। क्लास 12 तक मैंने लोरेटो में पढ़ा है और उसके बाद मेरा ग्रेजुएशन आईटी कॉलेज, ईसाबेला थॉबन कॉलेज, लड़कियों का बहुत ही रिनोन्ड कॉलेज है लखनऊ का। और उसके बाद मेरी बाकी की सारी एजुकेशन, पीएचडी और पोस्ट ग्रेजुएशन सब कुछ जो है लखनऊ यूनिवर्सिटी से हुआ है। अच्छा मैम, बात करें कि बहुत भाग्यशाली होते हैं जो लखनऊ में पैदा हुए हैं, वहीं एजुकेशन ली, वहीं जीवन जी रहे। लेकिन लखनऊ जो दिल है हमारा, मुझे लगता है कि जो यहाँ रहता है, पैदा हुआ, बहुत बड़ी बात है क्योंकि बहुत खूबसूरती के साथ हमने सब कुछ बदलता हुआ लखनऊ देखा है। और ये वो लोग हैं कि जिन्होंने लखनऊ के आज खाली सड़कों से लेके जाम तक का सफर तय किया हुआ, देखा हुआ बचपन आपने यहाँ गुजारा। मैम बात करते हैं एजुकेशन की, तो एजुकेशन क्षेत्र में आना था कि कुछ और सपने थे इन आंखों के? नहीं एकता जी, मुझे शुरू से ही एजुकेशन की ही फील्ड में आना था। हाँ, वो बात अलग है कि बड़े होते होते और पढ़ते पढ़ते इंटर में मैंने सबसे पहले साइकोलॉजी इंटर में मैंने पढ़ी। तो साइकोलॉजी जब सब्जेक्ट मेरे सामने आया तो मुझे साइकोलॉजी में बहुत गहरा एक इंटरेस्ट अंदर आया और मैंने तभी सोचा था कि हाँ साइकोलॉजी में कुछ आगे करेंगे। लेकिन ये था कि टीचिंग प्रोफेशन में फिर आगे एजुकेशन ऐसी होती गई कि टीचिंग प्रोफेशन में आए। लेकिन आज मैं एक एजुकेशनिस्ट होने के साथ साथ मैं एक प्रैक्टिसिंग साइकोलॉजिस्ट भी हूँ। तो मैंने संकल्प लिया था कि मैं साइकोलॉजी में भी आगे बढ़ूंगी और एजुकेशन की फील्ड में भी। तो आज मैं साइकोलॉजी में भी। फैमिली का कितना सपोर्ट रहा? फैमिली का मेरे को हमेशा सपोर्ट मिला है, खासकर मेरे पिताजी। फादर इज़ माई आइडियल, ही हैज़ ऑलवेज बीन माई रोल मॉडल एंड आइडियल। उनका मुझे हर पग पग पर, हर काम में, हर चीज़ में मुझे अपने फादर का सपोर्ट मिला है। घर की बड़ी बेटी एक जिम्मेदार, बहुत सारी जिम्मेदारियों के साथ बड़ी होती, तो आपके कंधों पे कैसी जिम्मेदारियां नहीं मैम? देखिए, ऐसा है एकता जी कि जब हम बच्चे होते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि चाहे जिस भी आप सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन से हैं, लेकिन माता पिता के लिए बच्चे बच्चे ही होते हैं, बड़े प्यारे होते हैं, लाडले होते हैं, पैम्पर्ड होते हैं। तो इसी तरह हम भी पले बड़े, हम लोग 3 बहनें हैं और हमारे फादर ने, मदर ने भी हम लोग को बहुत संजो कर, बड़े प्यार से पैम्पर्ड करके रखा। तो मैं ये कहूँगी कि बचपन में तो कोई ऐसी जिम्मेदारी वाली बात नहीं थी क्योंकि वो सारी जिम्मेदारी हमारे माता पिता ही निभा रहे थे। लेकिन जैसे जैसे उनकी एज होती गई, हम भी बड़े होते गए, हमने अपनी जॉब में हम सेटल हुए, तो हमें लगा कि नहीं, माता पिता की सेवा ये मेरा सबसे परम धर्म और परम कर्तव्य है। तो मैं आज की तारीख में भी, इतनी एज होने के बाद भी और इस स्टेज 25 साल नौकरी होने के बाद भी, आज सबसे पहली प्रायोरिटी है मेरे माता पिता, उनकी सेवा, उनकी देखभाल, वही मेरा परम धर्म है। अच्छा मैम, जो बड़ा बेटा बेटी होते बॉसी नेचर के होते, बड़ा बॉसी होते, तो आप दोनों जो बहनें हैं उनमें बॉसी नेचर के कि नहीं, आप सॉफ्ट, वो थोड़ा सा शैतान है? अब ये आपने बड़ा ही घुमाने वाला सवाल कर लिया है। मैं अपने माता पिता के लिए बहुत बॉसी हूँ क्योंकि अब एज के साथ होता क्या, देखिए माता पिता को भी
वो ठीक है, लेकिन मम्मी पापा होते हैं, लेकिन उनको कई बार बहुत सी चीज़ों को लेके हमें समझाना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है। और जहाँ तक बहनों की बात है तो तीनों अपनी अपनी जगह पर हम सब अपने बॉसिज्म अपना करते रहते हैं। अच्छा, आपसी जो बॉन्ड है आप तीनों बहनों हम का? तीनों की बॉन्ड टचवुड बहुत अच्छी है, ईश्वर की दया से। हम लोग तीनों आपस में इतने अच्छे से कनेक्टेड हैं कि हम लोगों का सुख दुख हम आपस में हर दिन हर पल हम लोग बांटते हैं, हमेशा हमेशा हमेशा। अच्छा, जब कोई प्रॉब्लम आपको होती तो माता पिता से शेयर करते हो कि अपनी बहन? नहीं, मैं ये इस बात पे तो बिल्कुल सच बोलूँगी, मैं अपनी बहनों से शेयर करती हूँ, माता पिता से नहीं के बराबर शेयर करती हूँ। क्योंकि उन माता पिता एक एज होती है, माता पिता ये नहीं सोचते कि वो बच्चों को टेंशन दे, जितनी प्रॉब्लम होती है वो खुद फेस कर। और जब बच्चे बड़े तो वो सोचते माता पिता को ना बताओ। माता पिता क्या सोचते हैं, बच्चे कुछ बताते ही नहीं, कुछ बताते नहीं, तो कैसे हम उनसे कहते हैं कि हम किन समस्याओं से ग्रस्त हैं, हमें खुशी देखिए और आप जियो, क्योंकि वो खुशी देख के हमें जीते हैं। तो आपने सही कहा, ये सभी लोग इस बात से एग्री करेंगे जितने भी यंगस्टर्स हैं कि वो माता पिता इसलिए शेयर नहीं, क्योंकि परेशानियां ज़्यादा है, हम शेयर नहीं, हम सिर्फ खुशियाँ शेयर करना चाहते जो हमें बचपन में उन्होंने दी। सही बात है। अच्छा, बात करते हैं एजुकेशन की, तो बहुत सारी किताबें आपने लिखी हैं, तो जो लिखने का शौक कैसे आपके अंदर आया? मैम देखिए एकता जी, मैं अपने आप को कोई मतलब ऑथर नहीं समझती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत लिखने का शौक नहीं है। हाँ, लेकिन मैंने अपने करियर में, अभी तक के करियर में, तो समय समय पर मैंने कुछ रेफरेंस बुक्स, जो जैसे हायर एजुकेशन में मेरी पीएचडी थी, मेरा एक्सपर्ट एरिया था। और सबसे बड़ी बात मैं एकता जी आपको बताऊं, और मैं अपने जो भी सुनने वाले श्रोता भी हैं मैं उनसे भी शेयर करना चाहती हूँ, ये ईश्वर की कहीं बहुत बड़ी कृपा होती है। और जब आपकी मनसा, आपका इंटेंशन जब सही होता है ना, तो आपको लोग भी वैसे ही आपके जीवन में मिलते हैं। तो ऐसे ही बहुत अच्छे विद्वान जन, विदुषी लोग मुझे मेरे जीवन में मिले, जिनके आशीर्वाद से, जिनके संपर्क में आने से मैंने बहुत अच्छे काम किए, उनके आशीर्वाद से। इसी के श्रृंखला में मैं नाम लेना चाहती हूँ प्रोफेसर MS सोढ़ा सर, जो अब हमारे बीच नहीं है, अभी लास्ट ईयर ही उनका देहांत हुआ, और 86 ईयर्स में उनका देहांत हुआ। वो एक फिजिसिस्ट थे, नोबेल प्राइज़ पुरस्कार उनको मिला, पद्मश्री अवार्ड मिला, नासा में काम कर चुके। और उनके संपर्क में आने से आप सोचिए कि वो फिज़िक्स के आदमी थे, लेकिन उनके साथ मैंने हायर एजुकेशन पे बहुत काम किया। मेरी किताबें हायर एजुकेशन पे सोढ़ा सर के साथ हैं। फिर मैंने हेल्थ एजुकेशन पे किताब लिखी, मैंने एहसास करके, अभी मेरी रीसेंट एक पब्लिकेशन है जिसमें मैंने अपने जीवन के अनुभव उसमें शेयर किए हैं। तो मैं अपने आप को और एहसास की बातें होती हैं, एहसास जो मुझे लगता है आप गए, लेकिन लोगों के लिए अभी तक आपका जो कलेक्शन रहा है एहसास, लोगों के दिल को बहुत छुआ जी। वो कई लोगों ने उसकी तारीफ भी करी है और उसको अच्छा भी लगा है सबको पढ़ के। तो किताबें लिखने का मैं शौक तो नहीं कहूँगी, लेकिन समय समय पर अगर कुछ जैसे इंस्पिरेशन सा आता है तो वो लिख कर कंट्रीब्यूट कर देती हूँ। घर में किसी को शौक है? घर से किसी को लिखने? नहीं, घर में कोई मैं ही एकेडमिक उसमें हूँ, और ज़्यादा किसी को शौक नहीं। अच्छा, आपके दिल के करीब जो किताब अभी तक आई है, पहली होती है जो आपने लिखी, पहली कौन सी थी मैम जो आपने किताब? सबसे पहली किताब मेरी हायर एजुकेशन पे थी, हायर एजुकेशन एंड इंट्रोडक्शन ये थी। और उसके बाद हायर एजुकेशन इंडिया एंड अब्रॉड 2 वॉल्यूम में आई थी। 900-950 पन्ने की किताब थी, जो मैंने खुद अपने हाथ से टाइप करी थी, खुद टाइप करी थी। 2 वॉल्यूम में वो किताब आई थी। उसके बाद रिफ्लेक्शंस ऑन हायर एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद मैंने संत कबीर्स वे ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस मेरी किताब आई, जिसमें मैंने इमोशनल इंटेलिजेंस, संत कबीर दास जी के दोहों से मैंने इमोशनल इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट को समझाने बताने की कोशिश करी, एक आम लैंग्वेज में, कि लोगों तक एक आम भाषा में इमोशनल इंटेलिजेंस कबीर पहुँचे। राइट। तो और उसके बाद ये मेरी तो शिक्षक माध्यम होते हैं कि कठिन भाषा को आसान तरीके से पीरो के कितने प्यार से आपके कानों में डाले जो दिल तक उतर जाए। तो मुझे लगता है रश्मि जी वही काम करती हैं। अच्छा, लेकिन जैसे हमने दिल को जो छू ले किताब, जो बहुत मतलब दिल के करीब हो, बहुत हम काम करते हैं दिल के करीब, तो मेरी एहसास ही किताब जो लोगों के दिल के करीब वो आपके दिल के करीब। यानी ये हो सकता है कि आपकी लिखी कहानी है तो आपके दिल, लेकिन लोगों तक जो पहुंची एहसास का, जब मार्केट में आई है तो मुझे लगता है एहसास को लोगों ने ज़्यादा प्यार दिया है। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं मानती हूँ इस बात को। एहसास को लोगों ने एहसास, क्योंकि आपके दिल करीब तो अलग बात है, कि दिल के करीब लोगों के पहुँच गई है। अब बात करते हैं मैम कि जो आपने पर्सनल, यानी कि इन सबसे हटके भी कुछ बच्चों के साथ जो आपने काम करना शुरू किया, उनके अंदर जो बदलाव आया, सर मैम उनकी बात करें, कब से शुरू किया कि नहीं अब मुझे इससे कुछ हटके करना है? मैंने जैसा कि बताया कि साइकोलॉजी में शुरू से इंटरेस्ट रहा, फिर धीरे धीरे मेरा करियर बना। मैंने एजुकेशन में तो मेरी नौकरी लगी, कमीशन से मेरा सिलेक्शन हुआ था 2001 में, तो अब लगभग 25 साल होने वाले मुझे। लेकिन साइकोलॉजी भी साथ साथ मेरा इंटरेस्ट एरिया था। मैंने अपना पीजी साइकोलॉजी में किया था, सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स मेरे पीजी साइकोलॉजी में थे। तो धीरे धीरे करके मुझे लगा कि मैं साइकोलॉजी की फील्ड में
तो एक तो काउंसलिंग मेरा प्रोफेशन हुआ, 1-to-1 काउंसलिंग मैंने प्रैक्टिस शुरू किया था आज से 25 साल पहले, और धीरे धीरे मैंने अपना ट्रेनिंग में भी मैंने अपने आप को उतारा एज ए लाइफ स्किल कोच, एज ए पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, फिर NLP प्रैक्टिस एज ए लाइसेंस्ड NLP प्रैक्टिशनर, इमोशनल इंटेलिजेंस प्रैक्टिशनर। तो ये जो बच्चों के साथ ट्रेनिंग की बात है, तो 2014-15 में करीब रामकृष्ण मिशन मठ से मेरा जुड़ाव हुआ। 2015 में? जी, 2015 में रामकृष्ण मठ से जुड़े, और वहाँ स्वामी जी महाराज जो इस समय सेक्रेटरी हैं, स्वामी मुक्तिनाथानंद जी महाराज, तो उनसे मेरा संपर्क हुआ। उनको मैंने कहा कि मैं एक सेवा कार्य करना चाहती हूँ, और मैं बच्चों से, क्योंकि मैं एक एजुकेशनिस्ट हूँ, मैं एक टीचर हूँ, और मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर हूँ। माइंड में था मैम कि मुझे यही करना है? हाँ, तो ये मठ की हाँ, से बात करते बिल्कुल माइंड में था, लेकिन ये था कि मुझे पता नहीं था कि मुझे वहाँ मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैंने सब ईश्वर पे छोड़ दिया था। लेकिन वो शायद स्वामी जी की इतनी कृपा थी। स्वामी विवेकानंद जी मेरे, मतलब मैं अपने आप को उनका भक्त मानती हूँ, और उन्होंने जो है, स्वामी विवेकानंद जी ने ही मुझे इंस्पायर किया। और फिर मैं मठ जब पहुंची, मैंने स्वामी जी से मुलाकात करी, मैंने उनको अपना प्रपोजल दिया कि मैं ऐसे ऐसे युवाओं के लिए कुछ करना चाहती हूँ। तो बहुत खुशी खुशी उन्होंने मुझे आगे से हाथ बढ़ाकर उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया, और तब से 2015 से जो है मैं वहाँ पे PD मतलब पर्सनालिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व विकास का कोर्स युवाओं के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, ना बच्चों को 1 रुपया देना है, ना मुझे 1 रुपया लेना है, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ कोर्स चल रहा है। अब तक कितने बच्चों को मैम आपने कोर्स कोर्स करके जा चुके हैं? हाँ, मैं ये कहूँगी कि लगभग 1000 के अंदर तो बिल्कुल 1000 तक तो हो ही गए होंगे, 800-900 बच्चे तो हो ही गए होंगे जो वहाँ से ट्रेनिंग लेकर गए। अब सोचिए कि उस महिला ने जो, अब लोग कहते हैं थक गई हूँ मैं, उतने देर तक मैंने कॉलेज में समय निकाला बच्चों के साथ, एक बच्चों ने कितने सारे बच्चों को पढ़ा, अब वो थक गई, मुझे कुछ नहीं करना। लेकिन उस समय से निकालने के बाद वो समय को कहाँ प्रयोग करना है, वो रश्मि सोनी मैम से जान सकते कि उन्होंने वो अपना जो पर्सनल समय था वो कैसे बच्चों को दिया, और हज़ारों की संख्या ये बता रही हैं, हमने कई इनके ज्वाइन किए देखा है, तो उन्हें कितने बच्चे फैमिली आती है, क्योंकि जो ये बच्चों को सिखा रही हैं वो बच्चे अपने माता पिता को सिखा रहे हैं। आप सोचिए इनकी हज़ारों की संख्या कहाँ तक पहुँच सकती है कि अगर ये एक बच्चे को ट्रेन करे, वो बच्चा अपने घर के और मेंबर्स को ट्रेन कर रहा है। बिल्कुल बिना आपसे मिले पहुँचे भी आपका ज्ञान वहाँ तक पहुँच के लोगों के घर समाज तक पहुँचना बहुत बड़ी बात है मैम। अब बात करते हैं मैम इस बात को लेकर कि आपने बच्चों को तो ट्रेन, क्योंकि जिसके लिए मोटी फीस देनी पड़ती है वो आप फ्री में आप पहुंचा रहे हो, जी, जिसका प्रॉफिट उनको आने वाले भविष्य में वो उस चीज़ को ले रहे हैं। लेकिन मैम कुछ और भी सपने इन आंखों के कि आपको नहीं, अब ये तो हो रहा मुझे ये भी करना है। मेरे सपने तो बहुत हैं एकता जी, मैं क्या बोलूँ कि मैं समाज में जो चीज़ें देख रही हूँ एज ए साइकोलॉजिस्ट, क्योंकि आज क्या हो रहा है, देखिए पहलगाम का भी जो केस हुआ, या शायद आप उस पर आगे बात करती हैं अभी, लेकिन मैं यहीं से छेड़ना चाहती हूँ कि देखिए हमारे समाज में क्या है, आज हम लोग सब लोग जानते हैं कि आप तो चलिए फिर भी बहुत अभी यंग हैं, हम अपने ज़माने की बात करें तो हमारे ज़माने में और आज जो ज़माना आ गया है ना, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर आ गया है। आज सोशल मीडिया का ज़माना है, और मैं क्या बोलूँ, आज AI का ज़माना हो गया, राइट। सब कुछ आजकल जो है वो मशीनीकरण पे, वेस्टर्नाइजेशन, मशीनीकरण, ग्लोबलाइजेशन, आज इसकी बात हो रही है। तो आज क्या है कि आज हमारा जो बच्चा है, छोटा बच्चा हो, एडोलेसेंट हो, किशोरावस्था में हो, चाहे युवा हो, आज हमारा बच्चा सोशल मीडिया पर है, राइट। तो आज हमारे बच्चों के अंदर इतना सारा साइकोलॉजिकल, उनके अंदर इमोशनल उथल पुथल मची हुई है कि वो अपने आप को कहीं भी स्टेबल नहीं पा रहा, चाहे वो पढ़ाई लिखाई को लेकर हो, अपने रिश्तों को लेकर हो, ज़िंदगी को लेकर हो, वो स्टेबल नहीं है, स्थगित नहीं है। तो ऐसे में मुझे लगता है, मेरा सपना और ये है कि मैं स्कूलों तक पहुंचूं, स्कूल मुझे अपनाए, और वहाँ पे जो है पेरेंटिंग पर, क्योंकि पेरेंटिंग पर बात होना बहुत ज़रूरी है कि आज माता पिता अपने बच्चों के साथ कैसे समय बिता रहे हैं, कैसा बच्चे माता पिता के साथ वक्त बिता रहे हैं, उनका लालन पालन, उनकी अपब्रिंगिंग कैसे हो रही है, नेगेटिव पॉजिटिव। आप देखिए कुछ नहीं, जरा सा आप देखिए आजकल सारे समाचार पर माँ ने जो है बच्चे को मोबाइल के लिए डांट दिया, बच्चा कुछ नहीं तो पंखे से लटक गया, उसने सुसाइड कर लिया, बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, बच्चे खाना नहीं खा रहे हैं। आप ये देखिए, और अपने आप को जो है वो बिल्कुल ऐसी स्थिति में ला रहे हैं जहाँ पे वो अब जान जाने वाली है उनकी। तो मैं कहती हूँ कि एक ये बहुत ज़रूरी एक ये मैटर है कि हम स्कूलों तक पहुँचे, और इसमें मैं तो इनवाइट करती हूँ आप जैसे लोगों का कि हम लोग एक टीम बनाकर स्कूलों में पहुँचे और वहाँ पर एक मुहिम स्टार्ट करें कि नहीं, आप हमें जो है मौका दीजिए जहाँ पे हम पेरेंट्स को भी टैप करें।
और ये मैम बहुत, क्योंकि बच्चों पे अगर काम किया ना तो हमने ये सोच लीजिए हमने अपने भारत की, अपने देश की जड़ों पे काम किया। बिल्कुल बिल्कुल। और ये बात आपने बहुत सही की कि आज हम अगर मुझे कुछ जोड़ना भी तो हम हाथ से या फिर दिमाग से सीधे फ़ोन ऑन कर देते हैं। राइट। कुछ पूछना है तो गूगल हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, हम सब कुछ गूगल पे छोड़ देते हैं कि वो मुझे बता देगा, हमें कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। तो इस पे काम करने के लिए आप बस कदम आप बढ़ाएं, हमारे सभी कदम आपके साथ हैं। और ये बहुत अच्छा आपने सोचा। आपने बात करते जैसे कि अभी आपने पहलगाम आतंकियों की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारे देश के लिए क्षतिग्रस्त होने वाली बात है, क्षति की बात है कि हमने अपने इतने मासूम लोगों की जान गंवा दी जिन्हें इन सब का किस लेना देना नहीं था। कोई लेना देना नहीं था जी। वो सिर्फ खेल के लिए, मनोरंजन के, फैमिली के साथ गए थे। वहाँ ये आतंकवादियों ने जो घटना को अंजाम दिया है कहीं ना कहीं सबके माइंड में आ गई। तो जब आपने इस घटना के बारे में सुना, आपको खबर मिली, तो सबसे पहले अंदर से क्या विचार आया? नहीं, अंदर से तो हम बिल्कुल जैसे कि सभी के साथ हुआ होगा, हम तो मतलब मेरे मन में तो बिल्कुल ऐसे कि जैसे टूट गए हम कि आज हमें हमारे अंदर इतना भय हो गया कि हम तो कहीं भी सुरक्षित नहीं है। हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, हम सुरक्षा की बातें कर रहे हैं, लेकिन हम तो आज जहाँ पर हैं शायद हम यहाँ भी सुरक्षित नहीं है। तो आदमी सुरक्षा फिर आदमी की कहाँ चली गई? तो इस वजह से मुझे जब पहले तो ये एहसास हुआ कि आदमी तो कहीं भी सेफ नहीं। और आप यकीन नहीं मानेंगी, अभी 2-2.5 साल पहले ही हम फैमिली के साथ कश्मीर होकर आए थे। तो हमने सबसे पहले तो ईश्वर का शुक्र मनाया कि हे ईश्वर, आपने हमको सही सलामत 2 साल पहले हमें घर पहुंचा दिया अपने माता पिता के पास। क्योंकि अगर उस समय ये स्थिति होती तो शायद हम भी ऐसे ही हमारी भी स्थिति होती। और सबसे मैम ये जो आपने एक बार जो हम लोग को टारगेट, जो धर्म पूछ के मारा गया, धर्म की लड़ाई आज जान तक पहुंच जाएगी सोचा था आपने? क्योंकि नहीं कभी आप जब एजुकेशन देती हो मैम तो आप ना हिंदू का बच्चा देखी, ना मुस्लिम का देख, ना सिख, ना ईसाई का बच्चा देखो। आप एजुकेशन जो दे रही हो वो एकदम सबको इक्वली दे रही है। तो जब बात धर्म किया जाती तो कैसा फील होता है कि हम तो जितने भी टीचर्स होंगे कहीं के भी होंगे वो सबको एक से सब पढ़ाते। ये कौन समाज के ठेकेदार हैं जो सिर्फ अपने धर्म को लेकर लोगों की जान तक लेने पे पड़े? नहीं, बिल्कुल धर्म पे अगर ऐसे कांड हो रहे हैं अगर धर्म पे, तो मतलब आज एक हिंदू होना गुनाह हो गया। सवाल तो ये आता है कि क्या आज हिंदू होना गुनाह हो गया? और जहाँ तक एक शिक्षक की बात है, एक टीचर की बात है, तो ये हकीकत है, ये तो ईश्वर जानता है कि मैंने कभी अपने बच्चे का जो हमारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, चाहे कॉलेज में हो, स्कूल में हो, चाहे मैंने मठ में जिन बच्चों को किया, मैंने कभी उनके सरनेम से उनको नहीं जानने की कोशिश करी कि तुम मुस्लिम हो, कि तुम हिंदू हो, कि तुम क्रिश्चियन हो। मेरे लिए आप बच्चे हो, आप स्टूडेंट हो, आप युवा हो, मैंने आपको शिक्षा दे दी है। और एक अच्छा इंसान बनाने की, क्योंकि मेरा शिक्षक होने के नाते मेरा जो धर्म है कि मैं तुम्हें एक अच्छा मुस्लिम बनाऊं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, मैंने स्वामी विवेकानंद जी की मैंने कहा आई एम डिसाइपल ऑफ स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि हमारा देश कब आगे बढ़ेगा, एकता जी ध्यान से सुनिएगा, हमारा देश तब आगे बढ़ेगा जब एक मुस्लिम ये सोचे कि मैं एक बेहतर मुस्लिम कैसे बन सकूं, एक हिंदू ये सोचे कि मैं बेहतर हिंदू कैसे बन सकूं, और इसी प्रकार से हर रिलीजन का आदमी ये सोचे कि मैं बेहतर इंसान कैसे बन सकूं। ये ना सोचे कि हम मुस्लिम को कैसे नीचे कर दें और हम हिंदू को कैसे नीचे कर दें। तो देश तो तभी आगे बढ़ेगा, लेकिन आज वो हो नहीं रहा है। इस बात की बड़ी तकलीफ है। हम ये नहीं सोच रहे कि हम अच्छे बन सके, हम ये सोच रहे हैं कि हम उसको बिगाड़ दें। बिल्कुल, उसके बारे में ज़्यादा सोच रहे, अपने बारे में कम सोच रहे हैं। अच्छा मैम, जिस क्षेत्र से आप जुड़ी हुई बात करते हैं, आतंक को हटा बात करते हैं शिक्षा की, जो मुझे लगता है आतंक को भी सुधार सकता है, देश को मजबूत कर सकता है। आपको क्या लगता है भारतीय जो शिक्षा है या फिर जो शिक्षा प्रणाली है, इसमें कुछ बदलाव ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है। हाँ, हम तो ये कहते हैं 200% ज़रूरी है। देखिए आजकल भारतीय ज्ञान परंपरा की बात हो रही है, आप भी जानते हो, इंडियन नॉलेज सिस्टम की बात हो रही है। मैं ये कहना चाहती हूँ आज आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि ये बेइंतहा ज़रूरी हो गया है कि हम अपने एजुकेशन को एक बार खंगाल लें। जितने ऊपर पॉलिसी मेकर्स बैठे हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स बैठे हैं, हम शिक्षकगण हैं, हम ये देख लें कि आज हमारी शिक्षा क्या है। हमने भारत की संस्कृति, भारत का कल्चर, भारत के वैल्यूज़, भारत के मूल, ये हमने कहीं बिल्कुल, आप देखिए मैं आपको बताऊँ, मैंने स्टडी करी हुई है, 25 साल नौकरी को हो गए, मैंने रिसर्च किया हुआ है, मैंने कंटेंट एनालिसिस किया किताबों का, CBSE की किताबों का। देखिए मॉरल साइंस तो आपने भी पढ़ा होगा अपने स्कूल में। मैं आज डंके की चोट पर आज यहाँ पे कहना चाहती हूँ, मॉरल साइंस की क्लास में आज स्कूल में, हर स्कूल में, हर बोर्ड में आज क्या हो रहा है।
अगर हम मॉरल साइंस, आप सोचिए कि नर्सरी क्लास से, अगर मॉरल साइंस की क्लास से ही हम बच्चे के अंदर मूल्यों का, वैल्यूज़ का डेवलपमेंट शुरू कर दें, प्रिंसिपल्स के, आप ये तो सिद्धांतों का हम डेवलपमेंट शुरू कर दें, और उससे भी बड़ी बात मैं बताऊं, आज हमारे समाज को, हमारे देश को आध्यात्मिक क्रांति की ज़रूरत है। सबसे बड़ी बात है मैम, आध्यात्मिक क्रांति की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो गई है। हम अपने बच्चों को आध्यात्म से जोड़ें, हम उन्हें ये शिक्षा देने की कोशिश करें कि तुम कौन हो, तुम्हारा असली स्वरूप क्या है, और तुम अपने आप को एक बेहतर इंसान कैसे बना सकते हो। तो मुझे लगता है कि आतंकवाद हम वहीं पे रोक सकते हैं, और ये शिक्षा जो है वो हर धर्म के बच्चे को आजकल ज़रूरी हो गया है। मैं ये कहना चाहती हूँ, जो हमारे, चाहे हमारे हिंदू धर्म के स्कूल्स हैं जो मतलब होते हैं, या हम कहें कि मदरसा, मकतब, जहाँ भी मतलब इस तरीके की एजुकेशन हो रही है, मैं ज़्यादा उसमें कंट्रोवर्शियल इश्यूज़ में नहीं जाना चाहती हूँ, लेकिन हमारी हर जगह पर शिक्षा को जो है बेहतर बनाने की कोशिश होनी चाहिए। शिक्षित करिए। अभी एक आया था कि मदरसा की खबर आई थी जहाँ पर बच्चे इंग्लिश में अपना नाम नहीं लिख पा रहे थे, तो मुझे लगता है आप कहीं एजुकेशन दो, किसी भी बच्चे को दो, किसी भी धर्म जाति को दो, लेकिन उसे पढ़ाओ, उसे काबिल बनाओ। बिल्कुल। और आज क्योंकि आप जब काबिल बनाओगे ना, तो मुझे लगता है आप ही का निकल के बच्चा आज हमारे साथ बैठा हो, जैसे रश्मि सोनी जी बैठी हुई हैं हमारे साथ, मेहमान के रूप में आज आई हैं, कहीं ना कहीं इन्होंने समाज को सुधारने या आज बात कर रही हैं इसलिए क्योंकि उन्होंने अपनी एजुकेशन को पकड़ के रखा है, माता पिता का सपना पूरा किया, एक अच्छी टीचर बनी, प्रोफेसर हैं, लेखिका हैं, सब कुछ उन्होंने अपने लाइफ में हासिल करना है, बहुत से सपने जीने हैं, लेकिन तभी जब इनकी नींव मजबूत है, क्योंकि इन्होंने शिक्षा को अपने जड़ों में इतना मजबूत कर लिया है, किसी भी क्षेत्र में जाएंगी तो अपना नाम कमाएंगी। तो बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ रश्मि मैम आपसे विदा लेंगे, और बहुत सारा शुक्रिया हमारे दर्शकों का जो ऐसे ही प्यार बना के रखते हैं। मैम से ये एपिसोड यहाँ ख़त्म हो रहा है, लेकिन मैं फिर एक बार लेकर आऊँगी, क्योंकि ये जिस तरह से काम कर रही है ना, इन कामों पे बात करने के लिए एक एपिसोड हमारे लिए कम पड़ता है, और बहुत बिजी रहती हूँ। मैं कहती हूँ कि आप और बिजी रहिए, क्योंकि आप बिजी रहोगे ना तो मुझे बहुत कुछ मिलता है बात करने के लिए। तो बने रहिए हंगामा टाइम से। मैं एकता आपसे जाना चाहूँगी। नमस्कार। नमस्ते।